हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं, एकदम समझिए कि एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि नागरिक शास्त्र का पार्ट 1 जो है हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और मैंने आसान शब्दों में समझाया था विद फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, ताकि आप उसे आसानी से समझ पाओ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रारूप, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अच्छे से मैंने हेडिंग बना के यहाँ पे क्वेश्चन को प्रेजेंट किया था विद फिगर के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखिए अच्छे से विद हेडिंग से अच्छे से कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरे क्वेश्चन से जो है शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन अच्छे से जो है कवर किए थे। आज के इस वीडियो में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने के एक फायदा आपको बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से जो है आपका जो अति लघु क्वेश्चन है ये तैयार हो जाता है, लघु उत्तरीय जो है फर्स्ट सेकंड ये तैयार हो जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका तैयार होता ही है। साथ में आपको बता दें कि इसमें जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो भी आपका कवर हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत टाइप के बनेंगे। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो कई सारे फायदे आपको वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जन आंदोलन के विकास एवं प्रभाव का एक संक्षिप्त लेख लिखिए। पहले क्वेश्चन समझ जाइए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसके बारे में आप आसानी से कुछ 2-4 शब्द अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा कि जो भारतीय राजनीति है ना, इस राजनीति में जन आंदोलन मतलब जी जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुना आप लोगों ने, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये जो आंदोलन शुरू किए गए थे गांधी जी के द्वारा, ऐसे ही जन आंदोलन जो शुरू किए गए थे उसमें विकास पर और जो है विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको बताना है। यानी देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर क्या असर पड़ता है, ये हमें इस वीडियो में समझना है, इस क्वेश्चन में समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। देखिए, भारत के स्वतंत्रता से पूर्व यानी आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, ठीक है, अनेक जन आंदोलन हुए हैं जिसमें राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि जब देश आजाद नहीं था तो उससे पूर्व और उसके बाद भी ऐसे न जाने कितने जन आंदोलन हुए हैं जो कहीं न कहीं एक राजनीति का जो है रूप ग्रहण किया है, वही इसमें बताया गया है। आगे इसमें लिखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जन आंदोलन किए गए हैं। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें आपको पता होगा आम आदमी पार्टी जो है ये जन आंदोलन से ही विकसित हुई है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे कुछ राज्य यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं जहां पे जन आंदोलन, जन मतलब लोग आंदोलन करते हैं और उस लोगों में कोई 1-2 लोग अगुवा होते हैं। जैसे अगर बात करें महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब किए तो पूरा देश उनके साथ आ गया था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जन आंदोलन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है और उसमें बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे इसमें पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार से लिख देंगे तो आंसर थोड़ा सा और स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे दोस्तों, इन आंदोलन में शामिल कई व्यक्ति, संगठन, राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से जुड़े जिसका प्रभाव आगे चलकर दिखाई दिया। वहीं मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि दिल्ली जो है, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी बनी तो उससे पहले एक जन आंदोलन हुआ था और कोई भी ऐसी उसमें उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी का जन्म होगा। लेकिन दिल्ली में जब ये आंदोलन हुआ था तो उसमें एक नई पार्टी का जन्म, उसमें आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से ही विकसित हुई। तो ही बात यहाँ पे कहा गया है कि इसमें जो है जो प्रभाव पड़ते हैं वो कहीं न कहीं आगे चलकर हमें दिखाई देते हैं। तो वही प्रभाव हमें आगे चलकर दिखाई दिया। देश की आजादी से पहले नमक सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो ये सेंटेंस आसान शब्दों में समझ के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पॉइंट वाइज कवर कर लेते हैं। आप चाहें तो हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं कि जन आंदोलन का क्या प्रभाव
पड़ता है। सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे, अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे और पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले देखिए, इन सामाजिक आंदोलन ने समाज की उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है जो अपने समस्याओं की चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये है कि जो लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव से पहले वादे करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। जब चुनाव जीत जाते हैं तो सब वादे भूल जाते हैं। अब उस चुनाव में जीतने के बाद जब लोग भूल जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा यही होता है कि भैया अब जन आंदोलन किया जाए। चुनाव पार्टी भी ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जिससे वो काम करवाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पावर जनता के पास में होती है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जो चुनावी राजनीति है ना, ऐसे लोग वो हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जन आंदोलन जब आ जाता है तो वो जन आंदोलन समाज में ऐसे जो कुरीतियां, जो बुराइयां होती हैं उनको दूर करने में सबसे बड़ा योगदान जन आंदोलन का होता है। इसका मतलब ये है कि जन आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए जन आंदोलन अपनी बात रखने की दृष्टि से एक जो है माध्यम बनकर उभरा है। भाई सिंपल सी बात ये है, जन आंदोलन में एक ऐसा आंदोलन हो जाता है कि जनता अपनी बात रख सकती है सरकार के समक्ष कि भाई हमारी समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि जनता ने ही तो सरकार को बनाया है। अब सरकार ही भूल जाए, सरकार ही काम ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जन आंदोलन जरूरी है ताकि सरकार को, जो सोती सरकार है, उसे जगाते रहें और जो काम है जनता का वो काम होता रहे और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर किया जा सके। तो इसीलिए जन आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और बहुत बड़ा एक हथियार होता है जिससे जो काम होता है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, इन जन आंदोलन ने समाज में विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र का विकास संभव हो सका है। कहने का मतलब ये है कि जन आंदोलन जो है न जाने कितने ऐसे जो जाति पर आधारित आंदोलन थे, धर्म पर आधारित आंदोलन थे, क्षेत्र पर आधारित थे और बहुत सारे समाज में जो बुराइयां थी उससे संबंधित जो है आंदोलन चलाए गए और वो कहीं न कहीं विकास का एक कारण बना, विकास हो सका उस आंदोलन से। तो आंदोलन बहुत अच्छा है, जन आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन बहुत जो है समाज के लिए फायदा करता है ताकि जो है समाज में समस्याएं हैं, वो कुरीतियां वो दूर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह जन आंदोलन जनता की उचित मांग को प्रतिनिधित्व बनकर उभरे हैं, जिससे जनता की बहुत सारे मांगे पूरी हुई हैं। देख सकते हैं बहुत सिंपल वर्ड लिखा गया है कि जो जनता है ना, जनता जो है अपनी जो उचित मांग है, ये इस मांग करने के लिए अपने भाई जो समस्याएं हैं जनता की उसको मांग करने के लिए जब सरकार पूरा नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी, जनता भाई विद्रोह करेगी। विद्रोह मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, आंदोलन करेगी और जन आंदोलन शांतिपूर्वक करके अपना काम करवाती है जिससे जनता की जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट दोस्तों इसमें लिखेंगे। पांचवा पॉइंट देखिए, कुछ ऐसे जन आंदोलन हैं जो चुनाव में भाग तो नहीं लिए लेकिन राजनीतिक दलों से उनकी नजदीकी रिश्ता स्थापित हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में भाग नहीं लिए, ठीक है, लेकिन उनका एक रिश्ता बन गया। जैसे गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी चुनाव में भाग तो नहीं लिए थे लेकिन उनका राजनीतिक दल से एक लगाव हो गया था, एक रिश्ता बन गया था कांग्रेस पार्टी के साथ में, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हम 5 पॉइंट प्रेजेंट करेंगे और आसान शब्दों में समझ के आप इसे लिख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट नंबर दोस्तों मिलेगा अगर आप इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है सरकार, तो इसके कारण क्या है, कारण बताइए। जब 1975 की बात थी तो 1975 में जो है सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो आपातकाल क्यों लगाया गया था, इसका कारण क्या था, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। नेक्स्ट अथवा करके आपसे पूछा जा सकता है कि 1975 में घोषित आपातकाल के सबकों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए कि आपातकाल जो घोषित होता है उसके क्या सबक मिला। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घट जाए तो उस घटना से क्या सबक लिया, सबक मतलब सीख,
क्या आपको शिक्षा मिली, क्या सीख मिली, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे अथवा करके और पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम की मूल अधिकारों और कार्यपालिका न्यायपालिका के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पे करना है। अथवा करके दोस्तों पूछ सकता है कि आपातकाल में भारत में जो आपातकाल लगाई गई थी उसके कारण और उसका परिणाम बताइए। क्या कारण था आपातकाल लगाया गया था, और जब आपातकाल लगाया गया तो उसका क्या परिणाम मिला, क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, जैसे आप पेपर देने जाओगे ना, पेपर देके जब आओगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ये हमें यहाँ पे समझना है। ऐसे ही आंसर को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे 1975 में भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां से बहुविकल्पीय अति लघु के सवाल बनेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पीय अति लघु लघु उत्तरीय जो है बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे साल 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो पहला बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर यहां से मिल गया कि किसके शासनकाल में, किसकी सरकार में आपातकाल लगाई गई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल की घोषणा की गई थी। पूरा डेट और आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल जाएगा। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि कब लागू किया गया, 25 जून 1975 को। अब आगे देखिए, उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें और मिल जाएगा कि उस टाइम पे देश के राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ से पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, इतने पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर वाले में, ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं बहुविकल्पीय अति लघु में। तो थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे और उसमें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आया आपातकाल। ठीक है, विभिन्न आर्थिक राजनीतिक कारणों से गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल का मतलब एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी वो थी जो कांग्रेस नहीं थे, अन्य पार्टियां थी, तो उन्हीं को गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल कहा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है आर्थिक और राजनीतिक कारण से, ये दो कारण बताए गए हैं, आर्थिक और राजनीतिक कारण। इन कारणों से गैर कांग्रेसी ने, जो कांग्रेस पार्टी से अलग पार्टी थी उनकी, उन दलों ने देश के विभिन्न भागों में आंदोलन कर रखा था उन्होंने। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस टाइम पे बीजेपी की पार्टी की सरकार है। अब बीजेपी पार्टी की जो अन्य पार्टी है जैसे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, अन्य जो पार्टियां हैं, अगर ये जगह जगह पे आंदोलन करे तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि उस टाइम पे जो अन्य पार्टियां थी ना, गैर कांग्रेसी पार्टी, वो जगह जगह पे आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए जगह जगह हड़ताल, तालाबंदी, धरना आदि का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। ये जो आंदोलन छोटे छोटे हो रहे थे ना, वो प्रभावित हो रहे थे, उससे सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। अब मैं छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम है। ठीक है, अब आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। अब उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शोर करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। तो जो शोर कर रहे होते हैं उनकी वजह से जो बच्चे अपना लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो लोग शोर कर रहे हैं उनको शांत कराना है या उनको क्लास से बाहर करवाना है, कुछ ना कुछ करना है उनके लिए। तो वही बात यहाँ पे लागू है कि जो सरकार थी ना, कांग्रेस पार्टी सरकार जो थी, उस टाइम पे उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो जो गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टियां थी ना, वो अलग अलग जगह पे हड़ताल, तालाबंदी, धरना, इन सब का आयोजन कर रहे थे, जिससे सरकार जो है थोड़ा सा उसको परेशानी हुई। अब परेशानी हुई भैया तो एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, लिया भी उन्होंने। ठीक है, आगे देखिए क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। 1974 में देश में एक प्रकार की अराजकता स्थिति देखने को मिली। अराजकता का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लास में बैठे हैं, कोई एक ऐसा बच्चा है या जो कोई भी एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। वो डिस्टर्ब करना उसकी अराजकता है, मतलब कि वो गलत व्यवहार करके पूरे क्लास का माहौल खराब करना चाहता है, तो उसी को अराजकता बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए
सरकार ने विरोधी दलों को आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी भैया। ये तो इसका मेन पॉइंट था कि आपातकाल की घोषणा क्यों की गई थी। तो जब अलग अलग जहां पे लोग आंदोलन कर रहे थे तो उसको शांत कराने के लिए, उसको दबाने के लिए सरकार ने एक्शन लिया और लगा दिया देश में आपातकाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसके आपातकाल के कारण क्या थे। आइए और डिटेल में समझते हैं पॉइंट वाइज, ताकि और आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप इसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालेंगे दोस्तों, 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाने के क्या कारण थे। आइए डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, सरकार का कहना था कि चुनी हुई जो सरकार है ना, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा था। वही मैंने आपको बताया कि सरकार जब बन गई थी तो उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब ये कि अगर आप क्लास में पढ़ना चाहते हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, और पीछे वाले जो बेंच वाले हैं या फिर जो पीछे क्लास में बैठे हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको जाकर टीचर से बताना पड़ेगा, सर वो पीछे जो है शोर कर रहे हैं, हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसमें यही कहा गया कि सरकार जो चुनी हुई थी उसको काम करने नहीं दिया जा रहा था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, देश में जगह जगह आंदोलन किया जा रहा था जिसके कारण आपातकाल लगाया गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, देश के अनेक भागों में आंदोलन कारण जो है उनके जो आंदोलन हुआ था ना, उसके कारण हिंसा घटनाएं और जो मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब घटनाएं हो रही थी, तो इसके लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, सेना और पुलिस को बगावत और विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। जो सेना थी वहां पे ना, जो सेना थे, जो पुलिस थे, उन लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। उनके लिए जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह करिए, सरकार के खिलाफ खड़े होइए, तो ऐसा उनको उकसाया जा रहा था। मतलब उनको भैया कह रहा था कि ये गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, आप कुछ एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, है ना। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। आगे दोस्तों इसमें लिखेंगे कि धार्मिक और सांस्कृतिक विद्रोह भी हो रहे थे। धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सबको आपस में लड़ाने का काम, सांस्कृतिक जो है उन जो संस्कृति थी उनके साथ, संस्कृति के साथ खेलने वाला काम, ये सब विद्रोह का कारण बनता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो राष्ट्रीय को, भाई देश है, इतने बड़े देश में कई प्रकार के जाति के लोग, कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनकी राष्ट्रीय एकता को बचाना, अखंडता को बचाना सबसे बड़ा यहाँ पे जिम्मेदारी थी। तो उसके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था, जिससे सरकार को एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, आगे, अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा रहा था। भाई जगह जगह पे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उससे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी उस पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो इसीलिए सरकार ने कहा भैया आपातकाल की घोषणा करो, सब काम खत्म। ठीक है, आगे, देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी जिससे सरकार को एक्शन लेना पड़ा। नेक्स्ट है, देश में कई अन्य राज्यों में अशांति उत्पन्न हो गई थी। बहुत सारे राज्यों में जो है अशांति, मतलब लड़ाई झगड़े मारपीट, इधर उधर जो है भाई आंदोलन हो रहे थे, हड़ताल हो रही थी, तालाबंदी हो रहा था। इस प्रकार से जो है पूरी की पूरी माहौल गड़बड़ा गई थी, अशांति उत्पन्न हो गई थी। और शांति को लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई। आराम से दोस्तों समझ के बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में पूरी तरह से मदद कर पा रहा हूं। ठीक है, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर आपातकाल की घोषणा की गई। तो देश की सुरक्षा को देखकर, देश में कोई ऐसी अराजकता ना फैले, देश के अंदर घरेलू कोई हिंसक झड़प ना हो, कोई बहुत बड़ी विपत्ति ना आए, इसलिए देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो भैया ये था कारण, जो आसान शब्दों में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके जो है इसके परिणाम क्या हुए। आइए परिणाम पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम निकल कर आया। पहला पॉइंट ये है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया ना तो फिर क्या हुआ देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया गया भैया। मौलिक अधिकार, जो जनता को मौलिक अधिकार दिए गए थे उसको निलंबित कर दिया गया। यानी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार था, जैसे कि बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब निलंबित, ये सब रद्द कर दिया गया। कोई आजादी नहीं, कोई छूट नहीं, सब कुछ रद्द कर दिया गया। तो ये रिजल्ट मिला जब आपातकाल लगाया गया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें लिखेंगे, संसद तथा और राज्यों की शक्तियां सीमित हो गई। जो संसद और राज्यों की जो शक्तियां थी ना उसको सीमित कर दिया, कम कर दिया गया। जैसे केंद्र सरकार को अधिक शक्ति मिल गई और राज्य सरकार की और स्थानीय सरकार जो थी उनको शक्तियों को कम कर दिया गया, ताकि जो है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार एक्शन ज्यादा ना ले पाए। ठीक है, पूरा सरकार जो केंद्र में रहेगी वही सब कुछ देखेगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है राजनीतिक दमन। राजनीतिक दमन का मतलब ये है कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया जा रहा था और कई बार लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए जो है ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो राजनीतिक दल का मतलब दोस्तों ये है कि राजनीतिक दमन का मतलब यही है कि जो लोग अन्य पार्टी थे ना, जो गैर कांग्रेसी थे, जो गैर कांग्रेसी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हीं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। जो आवाज उठा रहे थे कि सरकार को काम करने नहीं दिया रहा था, बहुत सारे समस्याएं हो रही थी, तो इसलिए सरकार ने इनको जो है जेल में बंद कर दिया, जिससे जो है भाई काम हो गया और विद्रोह भी नहीं हो रहा है, अशांति उत्पन्न नहीं हो रहा है, शांति शांति है। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रेस और मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। समाचार पत्रों मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी और सरकार की अनुमति के बिना प्रकाशित भी नहीं कर सकते थे। जो उस टाइम पे मीडिया थी ना, मीडिया भाई, मीडिया आज़ादी है तो कुछ भी छाप सकती है, लेकिन उस टाइम पे जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस टाइम पे उसको छापने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ये आर्टिकल छाप रहे हैं, क्या ये सही है गलत है। सरकार कहीं गलत है, नहीं छापना है तो नहीं छापना है भैया, नहीं तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा आपका, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, देश में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो है ये कदम उठाए गए ताकि जो है देश की सुरक्षा किसी प्रकार से की जाए। तो दोस्तों ये आपातकाल थी, जिसे आप समझ के अच्छे शब्दों में अपने जो है आप बयां कर सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके सामने यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। कितने प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखिए, भारत में विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर अथवा करके पूछेगा स्वतंत्रता के बाद भारत की जो विदेशी नीति है ना, उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, कारक पूछ सकता है। फिर आपसे पूछेगा अथवा करके भारत की विदेशी जो नीति है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको हमें बताना है। तो आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर भारत की विदेशी नीति है क्या, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में। पहले लिखेंगे दोस्तों भारत की विदेशी नीति और इसके बारे में लिखेंगे भारत की जो विदेशी नीति है, भारत की विदेशी नीति की मूल बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। यानी आर्टिकल 51 में विदेशी नीति के बारे में जिक्र किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, सभी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। मतलब ये बात कहा गया है कि विदेशी जो नीति है, मतलब कि विदेश से जो हम व्यापार करते हैं, जो संबंध होता है एक देश से दूसरे देश में, वो भारत हमेशा सही तरीके से शांतिपूर्वक और मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब मित्रता का व्यवहार करता है। वो बात की बात है कि पड़ोसी देश जो है गलत समझ के जो है एक जैसे दोस्त के पीछे जो है चाकू लेकर खड़े रहते हैं, वही बात यहाँ पे आ जाती है कि मैत्रीपूर्ण संबंध। जैसे कि भारत चाहता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो ऐसी बात यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, भारत ऐसी बात भी भारत इस बात में परिवर्तन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो संधियां हैं, उनका राष्ट्र का पालन का प्रयास करेगा। जो भी बातें होंगी, जो नियम होंगे, उनका सम्मान करेगा, उनका पालन करेगा भारत। ठीक है, सभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनका निराकरण हेतु तो उनके जो निर्णय होंगे उनको स्वीकार किया जाएगा। मतलब कि देश का जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय होगा, जो भी फैसला होगा अंतर्राष्ट्रीय का, वो सब कुछ फैसला मतलब कि जो है भारत उसका स्वीकार करेगा, उसका सम्मान करेगा, ऐसा नहीं कि उसका विरोध करेगा। तो ये विदेशी नीति के तहत इसको बताया गया है। ठीक है, अब इसको अगर 2 लाइन में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत में विदेशी नीति का मतलब है अन्य देशों के साथ भारत के संबंध बनाने, उसे सुधारने के लिए जो सिद्धांत और नियम है उससे संबंधित है विदेशी नियम। ये विदेशी नीति। नीति का मतलब क्या, पॉलिसी या नीति कोई नियम। ठीक है, कोई नीति का मतलब विदेशी नीति है तो विदेश में जो भी व्यापार होता है, जो राजनीतिक आर्थिक जो सहायता सामाजिक सहायता होते हैं, इन सब की जो नीति बनाई जाती है उसका भारत सम्मान करेगा और उनका जो है उनको नियमों को पालन करेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बताया गया कि जो है यह जो है नीति शांति सहयोग राष्ट्रीय पर आधारित होता है। इसमें गुट निरपेक्षता पंचशील विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्देश्य शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं, भारत की विदेशी नीति के प्रमुख जो सिद्धांत हैं और जो उद्देश्य हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो उद्देश्य हैं वहां पे आप देख पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए
अथक प्रयास करेगा भारत, पहला पॉइंट। दूसरा है सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। मतलब आप पॉजिटिव वे में लिखेंगे यहाँ पे कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का प्रयास करेगा। दूसरा है मैत्रीपूर्ण और संबंध बनाने का प्रयास करेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनके समाधान के निरंतर प्रयास करेगा। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो है सम्मान, उनको भाई सम्मान करना ये भारत का फर्ज है और भारत करेगा, हमेशा सम्मान करता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि विश्व शांति पूर्ण और बंधुत्व की भावना बनाए रखने के लिए निस्त्रीकरण जो है निरंतर प्रयास करेगा। मतलब कि भारत के साथ किसी भी देश की कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी ऐसी अशांति उत्पन्न ना हो जिससे अन्य देशों को कोई समस्या हो, इसके लिए भारत हमेशा अथक प्रयास करेगा। भारत हमेशा उसके लिए खड़ा है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस आंसर को आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसको फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत में लोकतंत्र सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारत में जो लोकतंत्र है इसको सफलता के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, आइए बात करते हैं, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं इसको फटाफट। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देंगे, उसके बारे में लिखेंगे लोकतंत्र तब सफल हो सकता है जब वहां की जनता शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, सक्षम होगी, तब वो देश में लोकतंत्र बढ़िया से काम करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, समाज के हित की सर्वोच्चता। लोकतंत्र में समाज के हित के लिए काम किया जाता है और समाज के हित के लिए काम करना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तीसरा पॉइंट, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब यह है कि देश में जितने भी राज्य हैं, यानी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में केंद्र सरकार को पूरा आर्थिक समानता, आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। ठीक है। सबको बराबर सम्मान नजर से सहायता पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट है योग्य नेताओं का चुनाव। भाई सिंपल सी बात है, लोकतंत्र तब अच्छे से काम कर सकता है, लोकतंत्र तब सफल हो सकता है जब हम एक योग्य और कुशल नेता का चुनाव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एक अच्छे लोकतंत्र की जरूरत है और शांति व्यवस्था तब अच्छे से बन सकती है जब एक अच्छी सरकार चुनी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक जागरूकता। भाई सिंपल सी बात यह है कि बहुत लोगों को अभी भी राजनीतिक जागरूकता के बारे में नहीं पता है। अपने देश के प्रधानमंत्री के को नहीं पता है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, अपने क्षेत्र का जो है विधायक सांसद कौन है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो आप ये राजनीतिक जागरूकता नहीं है। जागरूकता का मतलब है कि राजनीति के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। आपका वोट देने का अधिकार है। अब जनता 18 साल अगर किसी का हो गया है तो वो अपना अधिकार, उसका मत है, उसका विचार है कि भाई वो वोट देना, तो 18 साल पूरा कर लिया तो वोट दे सकता है। उसको जागरूक होना पड़ेगा कि किस पार्टी को देना है, किस पार्टी को नहीं देना है, कौन अच्छा काम करती है, कौन अच्छा काम नहीं करती है, कौन सही तरीके से लोकतंत्र स्थापित करता है, समाज के हित में काम करता है। ये सारी चीजें आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें रोजगार के अवसर। कोई भी अगर लोकतंत्र सरकार चुनी जाती है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है और बेरोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ रही है, आप दिनों दिन देख पा रहे हैं कि एक फॉर्म निकलता है 50,000 उसमें वैकेंसी आती है, कई लाख लोग 50,000 वैकेंसी है तो 50 लाख लोग अप्लाई करते हैं। आप सोचिए कितनी भारी संख्या में बेरोजगारी देश में देखने को मिलती है। ठीक है। जनता की सहायता। भाई सिंपल सी बात यह कि लोकतंत्र स्थापित हुआ है जनता के द्वारा और जनता जो सरकार बनाती है वो सरकार जनता के हित में काम करे, जनता की सहायता करे तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गरीबी दूर करने के लिए योजना बनानी चाहिए। सरकार को ऐसे कुछ योजनाएं लानी चाहिए जिससे गरीबी दूर हो। जैसे बेरोजगारी है वैसे गरीबी है। गरीबी में अगर अमीरी में अंतर देखा जाए तो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये असमानता है, समानता देखने को मिल ही नहीं रहा है। समानता का मतलब क्या होता है? सभी लोग समान हो, बराबर हो, तभी तो देश विकसित होगा। विकसित कैसे होगा भाई? सिंपल सी बात है कि जैसे विकसित देश हैं वहां पे सब लोग अपने आप में सक्षम हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो समानता कहाँ है? ये तो असमानता है। समानता का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए तब समानता होगी। ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता में समाज को पूरे के पूरे जो अधिकार हैं उनको सहायता प्रदान करना चाहिए। समाज में जितने वर्ग के लोग होते हैं, जितने धर्म के लोग रहते हैं, जितने जाति के लोग रहते हैं, सबको बराबर समानता से उनको अधिकार मिलना चाहिए। जो भी उनका संसाधन है, जो भी रिसर्च मतलब कि जो रिसोर्स है वो बराबर सबको मिलना चाहिए। ठीक है। अगर सबको बराबर मिलेगा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, समाज को भला होगा। ठीक है। समाज का जब भला होगा तो देश में लोकतंत्र सफल होगा।
दोस्तों ये सवाल आप दे सकते हैं, ये प्रश्न मैंने आपको बताया है और मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको आसान शब्दों में समझा सकूं और आप आसान शब्दों में समझ पाए होंगे। ठीक है, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब मुलाकात होगी तो आपको और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।